हेलो क्लास 8 के विद्यार्थीगण, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो चलिए शुरुआत की जाए। देखिए, फ्रिक्शन को जानने से पूर्व आपको जानना होगा 9 क्लास में पढ़ने वाला एक तथ्य, एक फैक्ट है ना, जिसको हम लोग जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से। अब बोलिएगा आप कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है जो आपको क्लास 9 में पढ़नी है दोबारा, बट आपको इससे फ्रिक्शन को समझने में आसानी होगी, तो इसको बताना अनिवार्य हो जाता है। बोलिएगा हार्ड है? बिल्कुल नहीं है, समझना बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और लिखते हैं फ्रिक्शन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन, ठीक है। और इस फ्रिक्शन में सबसे पहले हम जानने वाले हैं किसके बारे में? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आप बोलिएगा क्या इनके एक ही लॉ हैं? तो बिल्कुल नहीं, इनके टोटल 3 लॉज हैं, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ किसकी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, है ना। इन्होंने कोई भी वस्तु मोशन में है उसको देख करके कुछ नियम बताए और वो नियम सत्य पाए गए, है ना, ट्रू था हर जगह पे। तो उसी को उन्होंने लॉ बना दिया। लॉ कैसे बनता है ना, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने लाइफ में एंड देन देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन अगर उसको हम एक रिटन फॉर्म में लिखते हैं और वो हमेशा हर जगह पे सही हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वो एक क्या है? लॉ है जो हर जगह लागू होता है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिए। और ये आपको लगेगा कि सत्य बोला जा रहा है इनके द्वारा, है ना। पहली बार में पता करना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई बता देता है ना तो लगता है कि, है ना, ये हम जान जाते। अगर न्यूटन जी नहीं बताते ना तो हम बता देते। तो देखिए यहाँ पर ए बॉडी कंटिन्यूज, ठीक है, एक वस्तु है जो बना हुआ है, टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो और लगातार बना हुआ है। किस स्थिति में बना हुआ है? रेस्ट स्थिति में, है ना, यानी विराम की स्थिति में, या और इन यूनिफॉर्म मोशन, या वो किस फॉर्म में, मतलब किस रूप में बना हुआ है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं एक जैसा गति। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है या 20 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो लगातार जब मैं 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलूँगा, भले समय कितना भी गुजरता जाए, तो उसको मैं बोलूँगा कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में आप एक्सेलरेटर नहीं देते। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा सबको। एक वस्तु लगातार बना रहता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है क्या? लगातार बना रहना, है ना। टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो विराम में रहता है, बना रहता है। और इन यूनिफॉर्म मोशन, या एक समान चाल में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? एक समान चाल, है ना। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और किस लाइन में? तो स्ट्रेट लाइन में। वो यानी इसका मतलब कि डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर रहा है। तो कोई वस्तु लगातार रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, और यूनिफॉर्म मोशन में कैसे है? स्ट्रेट लाइन में है, अनलेस, और वो कब तक बना रहेगा इस रूप में? एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। कोई वस्तु लगातार बना रहता है, किस में? विराम में। मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, नॉर्मली मन करता है बैठे ही रहे। सोए रहते हैं तो लगता है कि सोए ही रहे, है ना। ज़रूरी चीज़ों पे हमें जागना पड़ता है डेली लाइफ के वर्क को पूरा करने के लिए, और उस वर्क को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है ना। और तब हम जा कर के उठते हैं। मसल्स का पावर लगाना पड़ता है, उठते हैं, काम करते हैं। बोलो हाँ या ना। तो बिना मसल्स के पावर के क्या हम अपने बेड से उठ पाएंगे? एक आदमी था जिससे मैंने पूछा कि तुम उठ जाओगे? तो बोला हाँ बिल्कुल। बोला कि वाह, यू हैव आइडिया, तो बताओ, बाकी लोग को भी बता दे। बोले सपना में सर हम घूम लेते हैं सब जगह। तो बोले कि हाँ, वो में तो तुम्हारा BMW पक्का है, बाकी रियल लाइफ में तो देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो स्टेट ऑफ रेस्ट में और इन यूनिफॉर्म मोशन, मान लीजिए किसी भी वस्तु को हमने गति में ला दिया किसी भी तरीके से, बिना फोर्स के ही मान लीजिए, है ना, बिना फोर्स के तो पॉसिबल नहीं है, बट मान लीजिए बिना फोर्स के वो ऑलरेडी मोशन में है। अब वो मोशन में कैसे है पता नहीं है, मोशन में है लेकिन, और ये यूनिफॉर्म मोशन में है और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन में जाते रहेगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब फोर्स लगेगा रास्ते में। रास्ते में कहीं पे रुकावट आ जाती है ना, बॉल मैंने फेंका इधर से सीधा, तो वो सीधा कब तक जाती है, जब तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं। बैट आया, इधर से बैट घुमाया, अपोजिट डायरेक्शन चेंज, स्ट्रेट लाइन में कहाँ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन भी बताया जा रहा है, कोई वस्तु लगातार एक मोशन में है, 40 के स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, और उसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। और जब बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेंडल चलाना शुरू करते हैं और तेजी से, तो साइकिल पहले से चल रहा होता है और तेज हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा स्ट्रेट लाइन में तो वो बना रहेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहेगा, है ना। कोई उसको रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता है सिवाय एक्सटर्नल फोर्स के। अरे बोलो ना यस और नॉट, बोलोगे यस, कितना आसान है। न्यूटन्स फर्स्ट तो समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसी से जुड़ाव है किसका, फ्रिक्शन का, इसी से जुड़ाव है किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग घर्षण, ठीक है। अब बोलिएगा इससे जुड़ाव क्या है, अभी क्या बोला गया, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में लगातार बना रहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो बना रहता है, जब तक कोई उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है ना। लेकिन जब आपने देखा है बॉल हमने थ्रो किया, कुछ देर तक वो रोल करता है ना, और रोल करने के बाद अपने आप वो रुक जाता है, आपने किसी को देखा नहीं रोकते हुए, फिर भी वो रुक गया। रीज़न क्या है, वहाँ पर भी एक छुपा हुआ एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, किसके, बॉल के मोशन के। बॉल इधर से इधर जा रहा है तो उधर से इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक काम कर रहा है फोर्स, और उसी का नाम क्या है, फ्रिक्शन। अरे बोलो ना यस और नॉट, बोलोगे यस, ठीक है। अब आगे देख लो इसका डिफिनीशन, फोर्स का फ्रिक्शन का डिफिनीशन क्या होगा, द फोर्स एक्टिंग एलोंग, कहाँ पे लगता है फोर्स, एलोंग के बीच टू सरफेसेस, कहाँ पे लगता है, दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो लगता है कि कहाँ पर, दो सरफेसेस के बीच में, है ना, जो क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना, दो सरफेस हैं जो आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, और उनके बीच में ये फोर्स लगता है। विच अपोजेज, जो करता क्या है, विच अपोजेज, जो विरोध करता है, किसका विरोध करता है, बताइए, सिंपल सी बात है, बॉल मोशन में था, रुक गया, यानी किसका विरोध, मोशन का। विच अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी, जो किसी भी वस्तु के मोशन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, या हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। या हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, या हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो बहुत ही आसान है समझना, ठीक है। अब आगे देखिए, फ्रिक्शन जो होता है always opposes the relative motion between the two bodies in contact, ठीक है ना। फ्रिक्शन जो होता है, यहां पर आप लिख सकते हो, फ्रिक्शन always opposes relative motion। अभी इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो इससे रिलेट हुआ ना, इसके मोशन से इसका रिलेशन है, इसके मोशन के डायरेक्शन से इसका रिलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है
तो बताइए किधर की तरफ होगा, इस तरफ। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज, है ना, रिलेटिव मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन को वो अपोज करेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं रिलेटिव मोशन का। क्या होता है रिलेटिव मोशन? चलिए अब जानते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दो, रिलेटिव मोशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा, जब किसी से रिलेट हो जाए मोशन उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो इसका डिफिनीशन, द कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना, किसी को निकालना। द कैलकुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ, ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है? द कैलकुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का कैलकुलेशन क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन। विथ रिगार्ड, जब हम उसको रिगार्ड करते हैं, है ना, विथ अदर मूविंग, विथ अदर मूविंग और स्टेशनरी बॉडी या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मोशन को, है ना, और किसके रिगार्ड में, किससे रिलेट करके, तो कोई दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से रिगार्ड करके। बोलिएगा ये आपने तो पढ़ा हुआ सुना दिया, इसको थोड़ा समझाइए। तो रिलेटिव मोशन आपने सुना होगा, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, ट्रेन पूरा पैक है, ठीक है, और वो मूव नहीं कर रहा है, इंडिया वाला नहीं है, पूरा ऐसे चल रहा है, मतलब पूरा पैक है, बड़ा अच्छा वाला है ट्रेन, और पूरा मूव नहीं कर रहा है उतना ज़्यादा, है ना। या हो सकता है कि एक ट्रेन है, उसकी बगी है, उसमें आप बैठे हुए हैं, बोगी, और उस ट्रेन के बोगी को पूरा पैक कर दिया गया है और उसको सिर्फ हिलाया गया है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, बस हिलाया गया है जानबूझ के। आपको ऐसा लगेगा, है ना, और कोई आवाज़ नहीं आ रहा है एक्सटर्नल, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फील होगा। बगल वाला को देखिएगा तो आपको क्या होगा? रेस्ट में है ना। और जब खिड़कियां खुल जाएंगी और जब आप देखिएगा कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि पेड़ मोशन में है। बाहर कोई बैठा हुआ आदमी है, उसके लिए वो पेड़ क्या में है? रेस्ट में है। आपके बगल वाले आदमी के लिए आप क्या में है? रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन बाहर से कोई अगर आपको देख रहा है तो आप क्या में है? उसके लिए मोशन में है। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये है रिलेटिव मोशन। जब हम किसी भी मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिगार्ड करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन का कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे जानिए। अगला है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। किस रीजन से फ्रिक्शन लगता है? काहे फ्रिक्शन लगता है भैया? रीजन क्या है? ठीक है, तो यहां पर पहला रीजन जो बताया गया है वो है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। बोलिएगा कि ताला में लॉक देखे हैं, इस सरफेस में लॉक कैसे लग जाता है, ये थोड़ा समझाइए। तो बोला गया, बिल्कुल समझाया जा सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, आई टेबल आपको लग नहीं रहा होगा, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बॉक्स का जो निचला सरफेस होता है और इस टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, है ना, माइक्रोस्कोप से, तो नीचे वाला सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, है ना, अप एंड डाउन। ये जो अपर पार्ट होता है इसको हिल्स बोलते हैं, ये जो लोअर पार्ट होता है इसको वैलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको दिखेगा यहाँ पर नीचे वाला का। जब ऊपर वाले मतलब बॉक्स का नीचे वाला सरफेस, टेबल का ऊपर वाला सरफेस ऐसा है और इस बॉक्स का नीचे वाला सरफेस कुछ इस तरह से है,
कुछ इस तरह से। तो ये भी हीन सेल वेलेज क्रिएट कर रहा है। और जब ये दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हैं तो ये वाला जो है ये इसमें आके क्या कर लेता है, एक लॉक बना देता है, जुड़ जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉक हो गया। अरे कब कोई चीज़ स्लाइड करता है, आपने देखा होगा ना बचपन में बोड़ा बिछा के, मतलब बचपन में छोटा छोटा लोग जो होता है ना बोड़ा बिछा के खींचता है ना बगीचा में। तो बगीचा में खींचता है का है, कैसे कि अरंगा उरंगा कुछ नहीं है, आराम से खींचा गया है ना। खरंजा पे खींचिए है ना, खरंजा की हालत ख़राब हो जाएगी। नहीं समझ रहे हैं किसका हालत ख़राब होगा, ठीक है। तो खरंजा पे क्या हो रहा है, हिल्स एंड वैलीज हैं, कहीं ऊपर उठा हुआ ईंटा है, कहीं नीचे है, तो मुश्किल काम है ना। वहाँ पर इंटरलॉक हो जाता है बीच बीच में। कोई भी स्लाइड करने वाला चीज़, खरंजा जो होता है, खरंजा समझते हैं ईंट बिछाया जब रहता है सड़क पे, वो प्लास्टर किया हुआ नहीं है, मतलब उस पर मतलब क्या बोलते हैं, चारकोल बिछाया हुआ नहीं है, गिट्टी बिछाया हुआ नहीं है, ढलैया किया हुआ नहीं है, वो ईंटा बिछाया हुआ है। और ईंटा बिछाया तो बजाता है प्लेन पूरा, है ना, लेकिन वो रह नहीं पाता है दबाव से। जहाँ पे दबाव ज़्यादा हुआ वहाँ नीचे चला गया, जहाँ दबाव कम है वहाँ ऊपर रह गया, तो हिल्स एंड वैलेज हो गए। नहीं, जहाँ पे ऐसे हिल्स एंड वैलेज हो गए। अब क्या होगा, उधर से खींचोगे, हिल्स के पास और वैलेज के पास अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बगीचा में खींचेगा बोड़ा, खींचा जाएगा। तो जितने भी समझदार स्टूडेंट होते थे बचपन में, है ना, वो कहाँ पे खेलते थे ये खेल, कहाँ पे, सिंपल सी बात है, बगीचा में खेलते थे। और जहाँ पर उनको प्लेन सरफेस मिलता था प्लास्टर किया हुआ, है ना, वहाँ पर वो करते थे। तो यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग है। तो इंटरलॉकिंग क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा तो इसको जब हम ऐसे खींचेंगे इधर की तरफ तो ये रोकेगा, बढ़ने नहीं देगा आगे, ना समझे, ठीक। रास्ते में जब इंटरलॉकिंग होगा और जब हम कोई चीज़ स्लाइड कराएंगे ऐसे आगे की तरफ तो वो रोकेगा रोकेगा रोकेगा, रोक रहा है। और उस रोकने से क्या हो रहा है, मोशन का अपोजिशन हो रहा है। और मोशन के अपोजिशन से क्या पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन। अरे बोलो ना यस और नॉट, समझ में आया? कितना आसान सा फंडा है और कितना आसान सा तरीका है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो ये था पॉइंट नंबर 1, कॉज ऑफ फ्रिक्शन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे बात करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट जो है वो ये है, ये तो इंटरलॉकिंग हो गया। दूसरा हो गया ड्यू टू, और ये सबसे मेन है भैया, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन। एडेशन, अब इंग्लिश जिनको पढ़ने आता है वो आप लोग पढ़ लीजिए, हमको तो एडेशन लग रहा है, एडेशन एडेशन। द ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन द टू सरफेस। बोले इंटरलॉकिंग तो पढ़े थे, ई का है भैया, बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है ना। यानी फ्रिक्शन सिर्फ इंटरलॉकिंग से नहीं होता है, फ्रिक्शन सिर्फ इंटरलॉकिंग से नहीं होता है ना। फ्रिक्शन लगने के पीछे एक और रीज़न है, और वो क्या है, फोर्स ऑफ एडेशन, ADHESION, ठीक है। तो ये मूल कारण है, इस मूल कारण पे हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन ये है क्या, नहीं, आपको सब तो फोर्स मालूम है, फोर्स क्या होता है, पढ़ा है आपने, ठीक है। एडेशन नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दो कि मैं पहले जानूंगा कि फोर्स ऑफ एडेशन क्या होता है ना, एडेशन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, द एटम, एटम जानते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो द एटम, ठीक है, प्रेजेंट एट, द एटम प्रेजेंट एट, है ना, जो एटम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, द प्रेजेंट एट कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ सरफेस। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ सरफेस,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। तो जब कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस का हर एक पार्ट दूसरे सरफेस के हर एक पार्ट से कनेक्ट नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पर इंटरलॉक होता है ना, हर जगह पे नहीं। तो वही बोल रहा है कि जिस जगह पे कांटेक्ट हो रहा है उसको कांटेक्ट पॉइंट कहेंगे, और उस कांटेक्ट पॉइंट के पास क्या होगा मौजूद? एटम। मेरे शरीर के चारों तरफ जहां पर भी टच करिएगा, किसको टच करिएगा? सेल को टच करिएगा। सेल से ही बन करके बना है ना, सेल से बना है, टिश्यू, टिश्यू से बना है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बना। तो जहां पर भी टच करिएगा वो क्या? सेल को टच आप कर रहे हो, बहुत सारे मल्टीपल सेल को। तो वही बोल रहा है कि एटम को आप टच कर रहे हो कांटेक्ट पॉइंट पे सरफेस पे। द एटम प्रेजेंट एट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ सरफेस, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है ना। और जो अट्रैक्शन यहां पे दिखाया जाता है, दिस अट्रैक्शन या दिस अट्रैक्शन इज नोन एज, आप लिख लो, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज, ठीक है, फोर्स ऑफ एडेशन, फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है, ये फोर्स ऑफ एडेशन होता है। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से यहाँ पर ऐसे आया, तो कांटेक्ट होगा कहीं ना कहीं, है ना। जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे एटम होगा, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। लिविंग थिंग की बात होगी तो सेल की बात हो जाएगी, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग जब ऐसे आएंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, है ना। सरफेस अट्रैक्ट ईच अदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो एटम्स होते हैं ना उन ऑब्जेक्ट्स में, उनके पास, है ना, उनके मोशन के कारण उनके अंदर एक स्टोर होता है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो वो जनरेट करते हैं और जिसके कारण वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, है ना। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? एडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेशन कहलाता है। बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसका रिलेशन क्या है, ये मैंने बताया फोर्स ऑफ एडेशन का। तो इसका रिलेशन फ्रिक्शन के साथ क्या है, तो यहां पे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ एडेशन, फोर्स ऑफ एडेशन। जो फोर्स ऑफ एडेशन होता है बिटवीन टू सरफेसेस, बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में, गिव्स राइज, है ना, इन द फ्रिक्शन, है ना। यानी ये जो फोर्स ऑफ एडेशन है, आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ एडेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फ्रिक्शन का। यानी फोर्स ऑफ एडेशन अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। बोला राइज इन द फ्रिक्शन, बढ़ाता है, फोर्स ऑफ एडेशन बढ़ाता है। फोर्स ऑफ एडेशन ज़्यादा है ना, फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा लगेगा एक तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पे एक सरफेस है, फोर्स ऑफ एडिशन लगा हुआ है ज़्यादा, अट्रैक्शन लगा हुआ है ज़्यादा। अब नीचे वाले का एटम दूसरे वाले के एटम से जुड़ा हुआ है, एटम समझ रहा है ना, इसका छोटा वाला पार्ट, इसका छोटा वाला एटम आपस में जुड़ा हुआ है। अब इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आगे मैं बढ़ा रहे हैं, तो ना बढ़ने देगा, बिकॉज फोर्स ऑफ एडिशन से जुड़ा हुआ है अट्रैक्शन से। तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, प्लस हो गया। इंटरलॉकिंग तोड़ना था, इसके पहले आपने देखा था। इंटरलॉकिंग तोड़ना इज द फर्स्ट केस और फोर्स ऑफ एडेशन तोड़ना इज द सेकंड केस। यानी फोर्स ऑफ एडेशन भी फ्रिक्शन को क्या करता है? राइज करता है, और इंटरलॉकिंग भी फ्रिक्शन को राइज करता है। इंटरलॉकिंग कब ज़्यादा होगा? इंटरलॉकिंग कब ज़्यादा होगा? जब कोई रफ सरफेस होगा। और आपने नोटिस किया होगा जब बॉल को हम मूव कराते हैं या रोल कराते हैं तो वो कोई सरफेस पे, ऐसा सरफेस जो स्मूथ होता है वहाँ पर बॉल ज़्यादा मूव करती है, और कोई ऐसा जो रफ सरफेस होता है वहाँ पर बॉल वो कम मूव करती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बताइए, इसके पीछे रीज़न क्या है? इंटरलॉकिंग वहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर इंटरलॉकिंग क्या है? कम है। अरे बोलो ना यस और नॉट, बोलना अपने अपने, हम समझ लेंगे कि आप बोल रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया?
चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्टर है, मतलब फैक्टर नहीं, टर्म है ना, इसी से जुड़ा हुआ, तो वो मैं बताना चाहूँगा आपको, और वो आपको समझ में आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, मेन था फोर्स ऑफ एडिशन, ये समझ में आपको आ गया होगा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो एक ऑब्जेक्ट का एटम दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम के साथ क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, और फोर्स क्या होता है, एडिशन, और फोर्स ऑफ एडिशन से क्या इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मोशन का विरोध कर रहा है, तो जो भी मोशन का विरोध करे वो क्या है, फ्रिक्शन, यानी इनका फ्रिक्शन के साथ रिलेशन है। अरे बोलो ना यस और नॉट, यस। आगे देखो, एक और जानकारी वाली बात मैं बताना चाहूँगा, एक और फोर्स होता है जिसको आप जान लीजिए, एक होता है, आपने अभी एडेसिव फोर्स पढ़ा, एक होता है कोहेसिव फोर्स, जान लीजिए, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, जान लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट थे, दो, और दोनों के एटम्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर सबस्टांस कितने होंगे, वन, सबस्टांस कहो, ऑब्जेक्ट कहो, और वहाँ पर उनके एटम्स के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, है ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही हैं और एक ही ऑब्जेक्ट के एटम के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, एटम्स के बीच में क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, है ना, तो उसको कौन सा फोर्स कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग जाए उसको एडेसिव बोलेंगे, और जब दोनों मतलब जब एक ही सबस्टांस होगा और एक ही सबस्टांस का एक एटम दूसरे से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बताइए, कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये हर में नहीं होता, नहीं, हर में नहीं होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है ना। जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट तो वो ज़्यादा एक दूसरे से इंटरलॉक है, मॉलिक्यूलर फोर्स के, इंटरलॉक मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी सॉलिड बॉडी है, जैसे आयरन है, तो आयरन का हर एक एटम आयरन के दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है आपस में। पहला एटम किसका, आयरन का, दूसरा एटम किसका, आयरन का, आपस में जुड़ गए और इतना स्ट्रांगली जुड़े कि क्या बना लिए, एक बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट, क्या उसका नाम, आयरन। अरे बोलो ना, बोलोगे यस, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका कोहेसिव फोर्स, इसमें क्या था, वन सबस्टांस, और उसमें कितने थे, टू, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जांपल से समझ में आपको आएगा कोहेसिव फोर्स का। वाटर ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट, यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम, है ना, लार्जर। छोटे छोटे पानी की बूंदे अगर आपने एक स्मूथ सरफेस पे गिराया हुआ है और उसके बीच में अगर आपने एक छोटी सी लाइन खींच दी, छोटी सी लाइन मिला दिया उसको, तो वो दोनों मिलकर के एक बड़ा सा क्या वाटर ड्रॉपलेट बना लेता है। आपने नोटिस किया होगा, रफ होगा तो दिक्कत होगा आपस में, अट्रैक्शन के बीच में वो क्या करेगा, रोकेगा फ्रिक्शन लगा के, लेकिन जब स्मूथ रहेगा आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, एक लार्जर क्या बनाएगा, ड्रॉप बनाएगा, किसका, वाटर का। बोलो, कोई दिक्कत ये समझने में। अभी बताया ना, वाटर ड्रॉपलेट बिकम्स लार्जर, और उसके बाद मैंने क्या बताया, सॉलिड ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं शेप ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है ना, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो फिक्स है। क्यों है, क्योंकि जब उस पर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स उनके एटम्स के बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक ही है, तो वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाए हुए हैं, कौन सा, कोहेसिव फोर्स, इसलिए उनका शेप बना रहता है। बाकी सब में कम होता है, वाटर में कम होता है, इसलिए उनको रास्ता दिखाना पड़ता है। गैस में बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए उनको रास्ता भी दिखाइएगा तो नहीं होगा। पकड़ाया ये बात, ठीक है। अब आगे आपने फिर देखा होगा कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग भी एक होता है, चलिए ये मतलब समझ में नहीं आएगा वैसे, तो इसको छोड़ दीजिए। अब एग्जाम्पल लीजिए, ये मैंने एग्जाम्पल कोहेसिव का दिया,
अब मैं आपको एग्जाम्पल ऑफ एडेसिव देता हूँ तो समझने में आपको आसानी होगी। ऐसे कोहेसिव का एक और उदाहरण है, मैं बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल ऑफ एडेसिव, कोहेसिव का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बड़ा अच्छा वाला। आपने देखा होगा कंगन आप बांधते होंगे शादी मतलब पूजा पाठ में आपने कंगन बांधा होगा हाथ में। तो आपने नोटिस किया होगा कि यदि वो 1 दिन का बांधा हुआ है तो वो धीरे धीरे मतलब खुल सकता है। अगर वो 1 दिन के बाद आप ट्राई करते हो उसको खोलने का तो 1 सप्ताह के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 1 महीने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर 2-3 महीने बीत गए तो फिर उसको खोलना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। फिर उसको काटना होता है ब्लेड से, गड़ासी से, जो मतलब जो भी आपके पास यंत्र हो, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस धागे का एक एटम उसी धागे के दूसरे एटम से ऐसे बांधा है तो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। एक धागे का उसी धागे को ना हम आपस में लिंक कर रहे हैं, एक छोर के दूसरे छोर से बांध रहे हैं और जोर से बांधते हैं, है ना। तो वो एटम आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। फिर उसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल। ठीक है, समझ में आया? ये बड़ा अच्छा वाला था। एग्जाम्पल ऑफ एडेसिव में आ जाइए, क्या होगा इसमें, क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। जब हम चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो चॉक के एटम्स ब्लैक बोर्ड के एटम से इंटरलिंक हो जाते हैं, है ना। और जब हम मिटाते हैं शुरुआत में, अगर समय सीमा हमारे पास कम होती है तो वो आसानी से मिट जाता है। और यदि देर होती है, मान लीजिए आपने आज ब्लैक बोर्ड पे लिखा और 1-2 दिन के बाद जब आप मिटाने जाते हो तो मिटाने में मुश्किल होती है। आपने ये नोटिस किया होगा। रीज़न क्या है, ब्लैक बोर्ड का एटम चॉक के एटम से इंटरलिंक हो जाता है। और इंटरलिंकिंग तब ज़्यादा हो जाता है जब आपका टाइम इंटरवल क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब आपका टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एडेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड और चॉक सबसे बेस्ट है, मैंने ऐसा छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा पहले ज़माने में शादी ब्याह जब होता था तो मतलब आपके दादा दादी को भी मिला होगा, मतलब दादी के यहाँ से गिफ्ट दादाजी को, पापा को मिला होगा मम्मी के यहाँ से। तो दादाजी वाला गिफ्ट कोई ना कोई बाकी रहता है, जैसे पलंग हो गया या संदूक देखा होगा आपने आपके यहाँ। वो वाला संदूक बड़ा भारी होता है, पुराने ज़माने वाला। आजकल वाला नहीं, कैसे उठा के ऐसे रख दीजिए। पहले वाला जो होता है ना, 5-6 आदमी लगता है ना। आपने भूल भुलैया देखा होगा, उसमें जो पलंग होता है ना भारी, वैसा वाला, है ना। तो भूत ही उठा सकता है उसको, ठीक है। नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब बहुत दिन तक वो संदूक, क्योंकि दादी जी का था, तो वो एक जगह पे रखा रहता है, बिकॉज उसका यूज उतना नहीं होता। तो जब उसको एक जगह से दूसरी जगह किसी काम से हटाना होता है तो स्टार्टिंग में हटाना बड़ा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में उसको स्लाइड कराना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वो एक जगह पे रखा हुआ है। तो संदूक के नीचे वाले सरफेस का एटम मिट्टी के या उस सरफेस के ऊपर वाले एटम से जुड़ाव हो गया, और जितना दिन तक उतना ज़्यादा जुड़ाव, ठीक है। तो अब उसको अगर स्लाइड करेंगे तो मुश्किल होगा। और एक बार जब आपने स्लाइड कर लिया, वो इंटरलॉकिंग आपने तोड़ा, तो फिर दोबारा आसान हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, ऐसा होता है सच में। एक बार किसी भी चीज़ को स्लाइड करना मुश्किल, फिर आसान। रीज़न एडेसिव फोर्स। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया बच्चे, मतलब बच्चा पाड़ी। अब आगे देखो, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा मकररी का, मकररी नहीं मरकरी, जो डाला जाता है थर्मोमीटर में। आपने मरकरी का नाम सुना होगा, जो थर्मोमीटर में डाला जाता है। और वो पहले वाले थर्मोमीटर में होता था, अभी सॉफ्टवेयर वाला कुछ हो गया है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू वो हीट को सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मेजरमेंट देता है और आप उसको नोटिस करते हो। पहले क्या होता था, माउथ में या यहाँ पे डालो, है ना, हाथों के बीच में, और उसके बाद उसको रीड करना पड़ता था बड़ा ध्यान से। उस पर छोटा छोटा पतला पतला लिखा रहता था, और कितना ऊपर गया हुआ है। अगर 98 से ऊपर है, 99 से ऊपर है, तो फटाक से डॉक्टर के पास जाते थे। ऐसा होता था। अभी तो फटाक से पता चल जाता है, और इसमें आवाज़ भी करता है, उसमें आवाज़ भी नहीं करता था, अब वाले में आवाज़ करता है। जैसे माउथ में लगाएंगे, रीडिंग पूरा हुआ, आवाज़ करेगा, निकालेंगे, आराम से देखेंगे, जब तक
मतलब रिप्ले या जो भी कहिए, फिर से बटन नहीं दबाएंगे दोबारा चालू नहीं होगा। उसमें क्या होता था कि धीरे धीरे वो नीचे भी आता था, लेकिन उसमें भी टाइम लगता था, है ना। ये आप थर्मोमीटर पढ़े होंगे तो पता होगा कि उसमें किंक रहता है, थोड़ा सा मुड़ल रहता है, आप देखे होंगे थर्मोमीटर में। तो उसमें यूज क्या होता था? मरकरी। अच्छा बोले मरकरी का है यूज होता था, वो कोई नहीं है, इतना धातु है माने दुनिया में, मरकरी का है। तो मरकरी सटता नहीं है ओकरा से, और हीट जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो जैसे जैसे हीट ऑब्जर्व करेगा वैसे वैसे, है ना। ऐसा नहीं कि हीट को वो एकदम ऑब्जर्व कर लेता था, ऑब्जर्व कर लेगा तो फिर क्या होगा, फिर उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे ही हीट आया छटपटाना शुरू, है ना। जितना हीट आया उतना छटपटाना शुरू। तो जितना हीट आता था थर्मोमीटर में उतना वो ऊपर की तरफ आता था। एक ये हो गया। दूसरा वो ग्लास का होता था, शीशे का, और उसमें चिपकता नहीं था वो, बाकी किसी का यूज करेगा चिपक जाएगा, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो मरकरी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग दे दो यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वेटनेस ऑफ सरफेस। ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है और एक ऑब्जेक्ट आपका लिक्विड है, तो इस लिक्विड से सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं ना, वेटनेस बोला रहा है, भिंगा सकते हैं ना इसको, बोलो हाँ या ना। तो पहला जो केस है वो ये है कि यदि एडेसिव फोर्स का वैल्यू बड़ा रहेगा, किससे? कोहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स कमज़ोर है, एडेसिव फोर्स क्या है आपका ज़्यादा है ना। तब क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा, है ना, वो सॉलिड को क्या कर लेगा? वेट कर देगा, भिंगा देगा, भिंग जाएगा। प्लेट देखे हैं? बोले हाँ। प्लेट को पानी में डालें? बोले बिल्कुल। अब प्लेट को पानी में से निकालें? अरे तो डालें तो निकालें नहीं, निकाले तो आपने देखा होगा कुछ कुछ पानी का बूंद उसमें चिपकल रह जाता है, क्योंकि प्लेट का एटम उसको अट्रैक्ट करता है, किसके? पानी के एटम को। तो कुछ कुछ तो बेचारा नीचे आ जाता है ना, लेकिन कुछ कुछ चिपकल रह जाता है, क्योंकि फोर्स उतना भी स्ट्रांग नहीं होता। फिर हथवा से मारेंगे तो पूरा साफ। बोलो हाँ या ना। जहाँ ज़्यादा फोर्स रहता तो वो हटता नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ये भी जरूरी था, हर एक एटम से पानी का सामना हुआ और पानी ने उसको क्या कर दिया? भिंगा दिया, या हम कह सकते हैं साफ कर दिया। और सेकंड केस क्या है? ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है बच्चे? कि अगर कोई एक सॉलिड है, अगर कोई एक लिक्विड है, और एडेसिव फोर्स से बड़ा अगर कोहेसिव फोर्स है, तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा, है ना, वो सॉलिड को, है ना, सॉलिड को नहीं वेट कर सकता है, नॉट, नहीं वेट, नहीं भिंगा सकता है। बोले कैसे? कुछ एग्जाम्पल बताइए। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। पानी से जब आप नहाइएगा आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम से स्नान करिएगा, आप भींग जाइएगा। अगर ऊपर से एक बाल्टी मरकरी इसे दे दिया जाए, आप नहीं भींगिएगा। मरकरी आपके ऊपर से इसे रोल करते करते, गोला बनाते बनाते नीचे स्लाइड करके आ जाएगा, लेकिन आपको वो भंगाएगा नहीं। काहे? उसका एडेसिव फोर्स क्या है? कमज़ोर है, और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने का भी प्रूफ एक है कि वो जब आप मरकरी को निकालिएगा तो वो गोली जैसा हो जाता है, गोली जैसा, है ना। छिटकता नहीं है, बिखरता नहीं है, गोली जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपस में जुड़ा रहना चाहता है, उतना भी नहीं ज़्यादा सॉलिड जैसा, है ना। लेकिन वो बिचवा हो गया, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बिचवा पकड़ा है। तो जब एडेसिव फोर्स मतलब क्या? दो अलग अलग के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्लेट का पानी के साथ। तो कोहेसिव फोर्स से जब स्ट्रांग होगा तो वेट हो जाएगा, और जब एडेसिव फोर्स का वैल्यू कोहेसिव फोर्स से कम होगा तो वो कभी भी भींगेगा नहीं। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब जानते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है? इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन है जो फ्रिक्शन को बढ़ा सकता है, या वो कौन है जो फ्रिक्शन को घटा सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा जो फ्रिक्शन को निर्धारित करता है, वो है आपका वेट। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, फ्रिक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, वेट
ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है जो जिस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कब लगता है? जब वो मोशन में आता है, ठीक है। और जब वो रुका हुआ है फिर भी उसके पास एक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन एग्जैक्टली वर्क कब करता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो वेट पे डिपेंड करता है। वेट पे कैसे डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा वेट होगा ऊपर से उतना ही वो प्रेशर डालेगा सरफेस पे। सरफेस का जो एटम होगा ऊपर का और जो ऑब्जेक्ट का नीचे वाला एटम होगा, ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग होगा, है ना, लिविंग थिंग भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग होगा नॉर्मली, अगर मान के चलें तो नॉन लिविंग थिंग किससे बनता है? एटम से, सबसे छोटा। तो नीचे वाला जो एटम होगा ना, है ना, वो सरफेस के ऊपर वाले एटम से अटैच्ड हो जाएगा। जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और वो अटैचमेंट को हटाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और उस अटैचमेंट से ही क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट और उतना ही ज़्यादा क्या? फ्रिक्शन हो जाएगा। बातें समझ में आपको आ गई? आपको बताया गया है फोर्स ऑफ एडेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन, यानी कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स, बस उसी पर आधारित है। तो पहला, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? वेट पे। वेट किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास क्या होता है? बताया जा चुका है फोर्स एंड प्रेशर में। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, यानी अगर कोई कुर्सी है और वो बना हुआ है लकड़ी से, तो लकड़ी की जितनी मात्रा यूज की गई है उस कुर्सी को बनाने में, उस कुर्सी की मात्रा, लकड़ी की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वेट। वेट क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है जो कौन लगाता है? अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। और जब वो वेट पर फोर्स लगाता है, सॉरी, वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो किस पर फोर्स लगाता है? मास पर। जिसका ज़्यादा मास होता है उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाता है। कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। समझ में आई बातें? इतनी बातें जो मैंने बताई आपको। वेट किस पे डिपेंड करता है? मास पर। क्यों? क्योंकि वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ लगाता है। और अर्थ किस पर ज़्यादा लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स? जिसके पास मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। बातें समझ में आ गई? और मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। यानी जो जिस सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पर दो सरफेसेस काम करते हैं। एक है उस बॉडी का जो स्लाइड कराया जा रहा है या मूव कराया जा रहा है, और एक होता है जिस ऑब्जेक्ट पे या जिस सरफेस पे उसको स्लाइड कराया जा रहा है। यानी अगर बॉल है हमारे पास, बॉल को अगर हम सैंड वाले सरफेस पे ऐसे रोल कराएंगे तो क्या होगा? बताइए। वो कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सरफेस कैसा है? रफ़ है। अगर कोई प्लास्टर किया हुआ सरफेस है, वहाँ पे बॉल ज़्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। और नेचर सरफेस का दो होता है, एक होता है आपका रफ़ और एक आपका होता है स्मूथ। रफ़ किसे कहते हैं? है ना, जिसमें हिल्स एंड वैलीज पाए जाते हैं, ये ऊपर नीचे, है ना। बोलिएगा हमें देखने से पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारी आंखें माइक्रोस्कोपिक नहीं हैं, मतलब माइक्रोस्कोप जैसी नहीं हैं। हम सरफेस को इस तरीके से नहीं देख सकते। हमें लगता है कि वो स्मूथ है, बट वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होता है। माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा, माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीज़ों को बड़ा बनाता है। तो जब आप देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा सरफेस। स्मूथ कैसा होता है? स्मूथ का जो पिक्चर होगा वो जस्ट ऐसा होगा, एकदम प्लेन। तो जो स्मूथ होगा वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगेगा, और जहाँ पे रफ़ होगा वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। परफेक्टली स्मूथ रहने पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो परफेक्टली स्मूथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि यदि अगर कोई स्मूथ है, पूरा स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। तो अगर थोड़ा सा भी स्मूथ है ना, उस पर फ्रिक्शन क्या करेगा? कम लगेगा। बातें समझ में आ गई? द सेकेंड फैक्टर। वी गो फॉर द थर्ड वन।
थर्ड क्या कहता है, फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन द एरिया, फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, दो वस्तुओं के सरफेस के बीच में। अगर बुक को टेबल पे रखा जाए तो टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस होगा, है ना, वहाँ फ्रिक्शन लगेगा उस बुक के नीचे वाले सरफेस से। ठीक, यहाँ पे क्या बताया गया, फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो अगर आपका सरफेस का एरिया बहुत बड़ा है और वो स्मूथ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर एरिया आपका छोटा है, कम है और वो है रफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। बट फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है किस पर, एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन वो स्मूथ हो सकता है। और एरिया अगर ज़्यादा हो गया और स्मूथ कम है, और किसी का एरिया कम है और वो रफ ज़्यादा है, तो इसी का फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा जिसका एरिया कम है ना। तो एरिया से कोई लेना देना फ्रिक्शन का नहीं है, डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है, उसमें हिल्स एंड वैलीज बने हुए हैं कि नहीं। कम बने हुए हैं फ्रिक्शन कम लगेगा, ज़्यादा बने हुए हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। बोलिए यस और नॉट, बोलिएगा यस, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप बोलिएगा। आगे है कि अगला जो पॉइंट है हम जानने वाले हैं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल फोर्स के। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी सरफेस पर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ बल लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, मास होगा, है ना। और जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है उस पर बल कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। कौन लगाता है, अर्थ लगाता है, तो नीचे की तरफ लगाएगा। और मान लीजिए ये टेबल है, तो टेबल जो है ना वो आसानी से टूटेगा नहीं, ऊपर से तो फोर्स लग रहा है, बुक फोर्स लगा रहा है, बट बुक का उतना ज़्यादा मास नहीं है तो वो टेबल को तोड़ दे। तो टेबल भी नीचे से किधर की तरफ बल लगाता है, ऊपर की तरफ। जितना फोर्स ऊपर से नीचे उतना ही ये नीचे से ऊपर। तो ना ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, बीच में रहेगा, है ना। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, है ना। यानी जो रिएक्शन फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है इसी को किस नाम से जानते हैं, नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। और अभी आपने जाना कि नॉर्मल फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मास के। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ये नीचे से ऊपर लगाएगा, जितना ज़्यादा मास उतना ही ऊपर से नीचे लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है अर्थ वो मास पे नहीं डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जितना ज़्यादा ऊपर से नीचे फोर्स लगेगा टेबलवा पे, उतना टेबलवा ऊपर में लगाएगा और वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। तो नॉर्मल फोर्स का रिलेशन मास के साथ कैसा, डायरेक्टली। अगर मास बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्या, तो इससे हमको क्या जानकारी मिली कि जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेट के। बोलो हाँ या ना, क्योंकि मास का रिलेशन किसके साथ है, वेट के साथ। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी का मास ज़्यादा है तो उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा।
और अगर वेट उसका ज़्यादा है तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या, ज़्यादा, और अगर उस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा ज़्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो अभी बताया गया था आपको कि फैक्टर्स ऑन विच द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड, तो उसमें बताया गया था कि फ्रिक्शन बढ़ता है जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही रिलेशन था। बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, फ्रिक्शन की खासियत एक होती है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इस लाइन का मतलब समझिए, ठीक है, इस लाइन का मतलब समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, शुरुआत में हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो जब उस पर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो मूव करना शुरू नहीं करता है। फिर थोड़ा सा और लगाते हैं तो फिर भी नहीं करता है। लेकिन एट ए टाइम एक ऐसा एज आता है ना, एक ऐसा टाइम आता है कि हम फोर्स को बढ़ाते रहते हैं, तो एट ए टाइम एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने पर, है ना, वो अपने आप मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, कम लगाते हैं, रुका हुआ है, ज़्यादा लगा रहे हैं, रुका हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि नेचर ऑफ सरफेस से या वेट के कारण वो अपने आप को एडजस्ट किए हुए है फोर्स के अकॉर्डिंग। यानी उसको पता है कि कितना फोर्स पे मुझे मूव करना शुरू कर देना है या कितना फोर्स पे मुझे टूट जाना है। फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस के बीच में लग रहा है, उसने उसको रोके हुए है, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो रुकल है एक दूसरे पर, तो थोड़ा सा लगाइएगा तो नहीं होगा, वो एडजस्ट करेगा। जितने लगाए ना, उन्हें से वो एक तरह से, वो जानते क्या हो रहा है, आपने से एक्शन किए तो उन्हें से वो फ्रिक्शन रिएक्शन कर गया, कैंसिल करते जा रहा है। लेकिन एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स होता है ना, कि वो उधर से कैंसिल नहीं कर पाता है और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है। बातें समझ में आई? देखिए, अगर मान लीजिए हिल्स एंड वैलीज हैं, तो यहाँ पर से अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ये एक और सरफेस होगा ना ऊपर से, देखिए ऐसे, तो इसको मैं मूव करा रहा हूँ, ये ऊपर वाला सरफेस को, तो ये यहाँ पे आके धक्का मारेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये सरफेस इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, लगाएगा ना। तो ये फोर्स जो इधर से इधर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इसका भी तो एक लिमिट होता होगा ना, और वो लिमिट जैसे ही खत्म होगा तो इस पर कौन सा फोर्स लग जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले से तो बैलेंस हो रहा था, जितना इधर से लगा रहा था उधर ना उधर से लगा रहा तो बैलेंस था, तो बैलेंस में कितना होता है, जीरो फोर्स लगता है, और जीरो फोर्स लग रहा है तो मूवमेंट नहीं शो करेगा। और जैसे ही ये इधर से लगाने लगा ज़्यादा, इधर से लगने लगा कम, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। एक्शन का रिएक्शन फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हर एक एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। लेकिन सामने वाला इक्वल रिएक्शन देने के काबिल रहे तब ना। मान लीजिए वो दीवार बनाए हुए मट्टी के, वो दीवार बनाए लोहा का, तब मिट्टी वाला रिएक्शन देने के काबिल है नहीं ना। हम लोग तोड़ देंगे उसको, हम लोग जाके टकराएंगे तो इसे थोड़ी है कि वो हमको टक्कर नहीं देगा, देगा टक्कर, लेकिन वो धराशायी खुद हो जाएगा। लोहा वाला पे ट्रक से भी धक्का अगर देगा तो हम चपटा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ट्रक जितना एक्शन करेगा उतना उधर से लोहा वाला दीवार करेगा, लेकिन दोनों टूटेगा नहीं। क्या टूटेगा, कमज़ोर कौन उसमें है, हम ही है ना। तो ना ट्रक टूटेगा ना लोहा का दीवार, हम टूट जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो हमारा तो मोशन नहीं होगा, हम वो है चिपटते जाएंगे, हमारा मोशन होने वाला नहीं है। मोशन हो जाएगा तो बच जाएंगे। अब मोशन किस में होगा, मिट्टी वाला में। मिट्टी वाला में अगर से कोई धक्का दे तो मिट्टी को तोड़ते हुए पार कर जाएंगे, लेकिन लोहा वाला दीवार का तोड़ के पार ना कर जाइएगा, वही चीज़ है। तो सेल्फ एडजस्टिंग माने कि एने से जितना फोर्स लग रहा है उतना उन्हें लगाता है ऑटोमेटिक। 5 न्यूटन लगाइएगा तो उन्हें से 5, 6 न्यूटन लगाए 6, आज ऐसे ही यहाँ से 7 लगाए, बढ़ना शुरू। जरूरी नहीं कि 7 पर, वो डिपेंड करेगा कि वो नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, कितना रफ है, कितना स्मूथ। ठीक है, आगे देखिए। तो अभी हमने जाना कि ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है तो उस पर भी एक फ्रिक्शन काम करता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुकने को क्या बोलते हैं, स्टैटिक, मतलब स्थिर है कोई चीज़। तो इसी के आधार पर फ्रिक्शन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के प्रकार।
ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये समझ में तभी आएगा जब इसका डिफिनीशन आप जानिएगा, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे, इट इज ए फ्रिक्शन which exist, जो लगता है बिटवीन, ठीक है ना, जो कहाँ पे लगता है, बिटवीन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होना चाहिए, मूवमेंट में आ गया तो फिर स्टैटिक थोड़ी लगेगा। ऐसे इसका एक और डिफिनेशन है, बट वो आए क्लास में आपको बताया जाएगा। इट इज़ ए फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर वाला है वो क्या स्टेशनरी होगा, और नीचे वाला एंड द सरफेस वो भी स्टेशनरी होगा, आप बोल सकते हो। एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ रेस्टिंग, जिस पे ये आराम की मुद्रा में है, रुकल है तो आराम न कर रहा है। यह एक फ्रिक्शन है जो लगता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बीच में जो रेस्ट मोड में है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ बात, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बड़ा सिंपल सा है लॉजिक। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रखा जाता है, ये हो गया क्या टेबल, और इस पे रखा गया है बॉक्स, तो बॉक्स का नीचे वाला सरफेस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। टेबल का ऊपर वाला सरफेस कुछ ऐसा होगा। ये वाला आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, और ये अटैचमेंट जो है ना, ये हमें एक फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए ना, और ये अटैचमेंट के कारण ये स्लाइड नहीं करेगा अपने आप, है ना, इसको स्थिर रखेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका इस रीजन से कि ये इसको स्थिर रखे हुए है, क्या बोलेंगे, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करता है। 6 न्यूटन का लगाता है नहीं, 7 न्यूटन का लगाता है तो नहीं, 8 न्यूटन पे करना शुरू हो जाता है। तो 7.9, देखिए 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मोशन शुरू कर दिया, उसके पहले नहीं कर रहा था। यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना, 7.99 न्यूटन, इस वैल्यू तक ये मूव नहीं कर रहा था। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स का, है ना, वो वैल्यू किसका वैल्यू कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कहलाता है, जो इसको स्थिर रखने में कामयाब था, ठीक है। लेकिन इसको हराया किसने, 8 न्यूटन ने। और उसके बाद तो आप ज़्यादा लगाइएगा तो वो तो और स्पीड पकड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसके अंदर स्लाइडिंग आ जाएगा, रोलिंग आ जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा देखिए ये स्टैटिक था 7.99। अभी मूव करेगा ना तो कभी भी 7.99 तक ना पहुँचेगा। यही कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है ना। पकड़ाया होगा, कैसे पकड़ाया कि हम लगा रहे हैं फोर्स, 7 लगाए, 6 लगाए, मतलब 7.5 लगाए, बढ़ नहीं रहा है, 7.99 लगाए, नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही 8 पे पहुंचे बढ़ना शुरू कर दिया। हमने जान लिया कि भाई ये जो इंटरलॉकिंग लग रहा था, ये जो फोर्स क्रिएट कर रहा था, वो कितने का, 7.99 का लगा रहा है। उससे जैसे ज़्यादा हुआ वो इंटरलॉक तोड़ दिया। कहानी समझ में आई, यही पॉइंट है। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आप लिख लो, ठीक है। एफ का मतलब हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका क्या होता है, म्यू एश, है ना, ऐसे लगा लीजिए, म्यू एस ऐसा, ठीक है ना। एफ एस का मतलब हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस का मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एन, ये फार्मूला हो गया, ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दे देगा, ये फार्मूला। अब बोलिएगा कि ये क्या होता है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये जो मैंने बोला है ये समझ में आपको बिल्कुल नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसका ओरिजिनली नंबर क्या होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार का नंबर शो करता है। इट इज़ ए नंबर विच शोज, जो दिखाता है, क्या दिखाता है, अटैचमेंट। कहाँ पे अटैचमेंट दिखाता है, बिटवीन 2 सरफेसेस, 2 सतहों के बीच में अटैचमेंट दिखाने का काम कौन करता है, ये म्यू एस। एक नंबर, 2 ऑब्जेक्ट कितना अटैच्ड हैं, कितने, जितने ज़्यादा हिल्स एंड वैलेज होंगे उतने ज़्यादा अटैच्ड होंगे, जितने स्मूथ होंगे उतने कम अटैच्ड होंगे।
तो ये आपको एक नंबर है ना, जो आपको बतलाता है कि कितना वो अटैच्ड हैं। और एन का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स, और ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फोर्स है ना किस पर डिपेंड करता है, वेट पर। तो जिसका वेट ज़्यादा उसका नॉर्मल फोर्स क्या ज़्यादा, जिसका नॉर्मल फोर्स ज़्यादा उसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस दिमाग में रखिए। एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस का मतलब हो गया इट इज़ ए नंबर विच सोज अटैचमेंट बिटवीन टू सरफेस, कितना अटैच्ड है, कितना हीट्स एंड वेलेज के साथ। और एन का मतलब हो गया नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। और नॉर्मल किसके लिए स्टैंड करता है, नॉर्मल फोर्स किसके लिए स्टैंड करता है, वेट के लिए। तो वेट किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स। वेट डिस्क्राइब करता है नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल फोर्स किसको डिस्क्राइब करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को। और यही कहानी है इसमें। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए जल्दी। यहाँ तक कोई परेशानी? मैंने कोशिश करी है इसको अच्छे तरीके से क्लियर करने की, बट ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और डिफिनीशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका एक और डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। और वो डिफिनीशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी कि जब आप लगाते हैं फोर्स तो शुरुआत में वो मूव नहीं करता है, लेकिन जब वो मूव करता है, मूव करना शुरू कर देता है, तो मूव करने से पहले वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही मैं लिख के बता रहा हूँ। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट, व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट, व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव, स्टार्टिंग टू मूव, जब वो क्या करना शुरू कर देता है, स्टार्ट करना शुरू कर देता है, उसके जस्ट पहले वाले, देखो ठीक है ना, वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। मैंने आपको पिक्चर के द्वारा समझाया अभी कि 8 न्यूटन पर वो मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि 7.99, 8 से सबसे छोटा कौन होगा, 8 से जस्ट छोटा कौन होगा, 7.99, वहाँ तक वो नहीं कर रहा था। वो जो वैल्यू है वो किसको शो करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को शो करता है, वही बात। अगर आप अपना बुक देखिएगा तो उसमें कुछ ऐसा डायग्राम होगा, इस डायग्राम का मतलब समझा देता हूँ। ऐसा, फिर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा, एंड देन ऐसा कुछ था, आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशन बताया है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में। 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग के बीच में रिलेशन बताया है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ग्राफ है वो हमें दिखा रहा है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये ग्राफ। यानी जैसे जैसे ऊपर इसमें हम जाएंगे तो हम समझेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पहुँचे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना उसका भी एक एक्सट्रीम होता है, उसके बाद वो टूट जाता है ना, उतना ही लगता है, हाईएस्ट तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ एस होगा, जो मैक्सिमम होगा यहाँ पर, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है ना, मतलब ये देखो यहाँ पर एफ एस है, यानी ये क्या शो कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी, एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये फोर्स लगाया तो मूव नहीं किया, फिर यहाँ पे किया तो नहीं किया, 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 इसका जस्ट तनी मानी ऊपर गया ना तो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि ये वाला जो लाइन है ये हमको क्या कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन को शो कर रहा है, जो वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। स्टैटिक रीजन हम बोल सकते हैं इसको, ये वाला लाइन, ठीक है। बातें समझ में आ गई। और ये वाला के करस्पॉन्डिंग क्या होगा यहाँ पर, तो ये भी तो होगा मैक्सिमम ही ना, ये भी होगा सेम, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम को ही शो करेगा, एकदम जस्ट सामने है। अब यहाँ के बाद जब टूटना शुरू करेगा ना, तो देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा था, अब जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे वो स्लाइड करेगा, उसका जो इंटरलॉकिंग है सरफेस के साथ वो कम होता जाएगा, इसलिए ग्राफ जो है वो कहाँ आता जाएगा, नीचे, देखिए नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे है तो इससे तो कम है ना, है तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये वाला है ग्राफ। तो अब इसके सामने देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आ गए तो इसके सामने यहाँ पर ना आ गए, ये देखिए, तो इधर ये शो कर रहा है, तो यहाँ का वैल्यू इससे कम होगा कि ज़्यादा, कम होगा। यानी
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आता है इंटरलॉकिंग कम होता जाता है, और इंटरलॉकिंग कम होने से फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, कम। तो ये ग्राफ यही बताता है, और ये बतला रहा है कि यहाँ पर आने के बाद हमने कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स को कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन को कवर नहीं कर सकता है। अब जब भी होगा तो नीचे ही जाएगा, ये सबसे हाईएस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे हाईएस्ट है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को दिखा रहे हैं। ग्राफ समझ में आया, ठीक है। तो ये ग्राफ के बाद अब जान लेते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसका डिफिनीशन मालूम तो पता ही होगा, ये नाम में ही छुपा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर लिखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, when a surface slides over other surface, ठीक है, then the friction produced is known as sliding friction। उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम दे देंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा, स्लाइड करने में आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि जब कोई स्लाइड करता है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है और इस पर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया और ये स्लाइड करना शुरू किया, तो देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ों की कमी हो गई। पहला, टाइम कम हो गया, किसका, कॉन्टेक्ट का। एक सरफेस के साथ बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ एडेशन नहीं लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। जब बहुत दिनों तक बॉक्स को आपके यहाँ जो संदूक होता है ओकरा रख देते हैं ज़मीन पर, तब ना ओकरा घसकाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से रखे पार्टिकल्स जो हैं आपस में अटैच्ड हो गए हैं, तो वो टाइम से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही था, हम स्लाइड करा दिए, अब फिर स्लाइड हो ही जा रहा है, लगातार ये मोशन में है, लगातार मोशन में, यहाँ पे है तो फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे। तो हर एक सरफेस का जो कांटेक्ट टाइम है वो क्या है, कम है। तो हर एक सरफेस का जब कांटेक्ट टाइम कम है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। बातें समझ में आई। और इंटरलॉकिंग भी सही तरीके से नहीं होगा, बिकॉज वो स्लाइड कर रहा है। रीजन बड़ा साफ है, टाइम ही है रियली, बहुत कम समय के लिए वो वहाँ पर रुक रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, किससे, स्लाइडिंग से, है ना। और स्लाइडिंग जो होगा वो बड़ा होगा किससे, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन आप बना सकते हैं, व्हेन ए सरफेस rolls over other surface then the friction produced is known as rolling friction। बना के लिख दीजिए आप ये लगातार। स्टैटिक का तो मान गए, स्लाइडिंग का ये हो गया, when a surface rolls over other surface then the friction produced is known as rolling friction। घोलटनिया मारना है और क्या, और वो कम होता है। उसमें क्या है बच्चा पढ़ी, ध्यान से सुनना। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और इसमें रिलेशन था, क्या रिलेशन था, जितना सरफेस इसका कांटेक्ट में रहता था उतना ही सरफेस इसमें भी कांटेक्ट में है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो रुकल है तो, है ना। तो यहाँ पे टाइम क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम क्या है, कम है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है, यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, उसका वैल्यू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया। आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे। रोलिंग फ्रिक्शन ऐसा होगा, रोल करेगा तभी ना जब वो सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है आपका, कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, कम है, कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, कम है ना। और टाइम क्या है आपके पास, कम ही है, दोनों कम हो गया यहाँ पर, क्योंकि रोल कर रहा है। तो सरफेस भी कॉन्टेक्ट सरफेस भी कम हो गया और टाइम भी कम हो गया, इसका मतलब कि रोलिंग और कम होगा। इसीलिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, स्टैटिक, है ना। और उससे छोटा कौन होगा, स्लाइडिंग, और सबसे छोटा कौन होगा आपका, रोलिंग। बातें दिमाग में आ गई, ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए, कोई समस्या है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा ऐसे ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बिकॉज आप बना के भी लिख सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई इज फ्रिक्शन कंसिडर्ड ए नेसेसरी इविल। वाई ए फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन को क्यों कहा जाता है, कंसिडर्ड या लिया जाता है उसको, कि ये ज़रूरी भी है, नेसेसरी, और हमारे दुश्मन के रूप में भी काम करता है। नेसेसरी इविल, दैत्य को बोलते हैं ना, इविल मतलब होता है बैड, जो मतलब एनर्जी होती है उसको इविल बोल। तो ये हमारे लिए नकारात्मक काम करता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, बिकॉज बिना फ्रिक्शन के लाइफ पॉसिबल नहीं, बिना फ्रिक्शन के आप काम नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ चौक से लिख नहीं सकता हूँ या मार्कर से, है ना, आप चल नहीं सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह पे स्थिर नहीं रह सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना वहाँ पे, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। दोनों बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से का लाभ होता है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो लाभ है ना, क्या है लाभ, कि ये हमें सेफ ड्राइविंग कराता है ना। बोले सेफ ड्राइविंग माने कैसे, तो जो टायर होता है और जो रोड होता है उसके बीच में ये क्या कराता है, इंटरलॉकिंग कराता है, जिससे वो फिसलता नहीं है ना। और ये ज़्यादातर यूज कहाँ पे होता है, वैसे इलाके जो पहाड़ी वाला इलाका होता है जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं, है ना। तो बर्फ़ पे चलने के लिए तो स्पेशल गाड़ियाँ भी होती हैं बर्फ़ पे चलने के लिए, लेकिन बर्फीले पहाड़ पर जब जाइएगा वहाँ पर सरफेस हमेशा गीला होता है। गीला होने से क्या होगा, वो जो वाटरी चीज़ है ना, जो वाटर है, पानी है, वो इंटरलॉक को और कमज़ोर बनाता है, क्योंकि बीच में एक और सरफेस आ गया, पानी का सरफेस, ना पकड़ाया, पानी का सरफेस आ गया। ऐसे टायर और ज़मीन के बीच में कोई नहीं था, बीच में पानी आ गया, कहा कि भैया हम जुड़ने नहीं देंगे तुमको, तो क्या है, या तो तुमको हम खाई में ले जाना चाहते हैं, या बगल में नदी बह रही है, वो हमारा मित्र है और मैं भी पानी हूँ, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि उनको कंपनी देने के लिए आप लोगों को बुलाऊँ। ऐसा नहीं है, मतलब कुछ होना नहीं चाहिए तब तक ये मजाक है, और बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो सेफ़ ड्राइविंग कराने का काम फ्रिक्शन करता है, ठीक है। आप बोल सकते हो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड मैं लिख देता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, है ना। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, इस चौक इस मार्कर का जो क्या है सरफेस है, वो वाइट बोर्ड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जा रहा है, एक इंटरलॉक प्रोड्यूस कर रहा है। बट वो इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा भी नहीं है कि हमको चलाने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। हाँ, हमको ऐसे ऐसे कब करना पड़ेगा, जब बचपन में वो हम खेला खेलते थे, खेला मतलब प्ले, खेल खेलते थे, उसमें क्या कि दीवार जो होती थी घरों पे, वहाँ पे हम लोग लाइन खींचते थे, ठीक है, याद है, यस याद होगा, या नहीं याद होगा तो मैं बताता हूँ कि कैसे होता था। लाइन खींचते थे, दो टीम बढ़ जाती थी, एक टीम में 4 सदस्य, दूसरे टीम में 4 सदस्य, और दोनों लोग लाइन, एक टीम जो है लाइन खींचती थी और दूसरी टीम उस लाइन को खोजती थी और खोज करके क्रॉस कर देती थी। जैसे लाइन ऐसे नहीं खिंचाता है तो उसको क्रॉस कर देती थी, और लास्ट में एक समय के बाद जब जो टीम खोज रही थी उनसे पूछा जाता है कि बस इतना ही ना आपको मिला है कि और आपको लग रहा है कि मिलेगा। वो बोल देते हैं कि नहीं, अब हमको लगता है कि मैंने सारा खोज लिया है, जहाँ पर भी आप लिख सकते थे वहाँ पर मैंने जाके क्रॉस कर दिया है। फिर उसके बाद जो टीम लाइन खींचती थी वो छूटी हुई, मतलब जो उनसे बच गया था, जो क्रॉस नहीं कर पाए थे, उनको वो काउंटिंग करती है ना, और काउंटिंग करके अपने पास रखते हैं कि मान लीजिए मैंने 100 ऐसे लाइन खींचे थे जिसको आपने नहीं पकड़ पाया। अब दूसरी टीम सेम ऐसा ही करेगी, और इस बार इसने मान लीजिए इनसे 50 बच गया लाइन क्रॉस करने के लिए दूसरी टीम से, तो 100 टीम वाली जो है वो जी जाती थी। तो वहाँ पर जब कोई चीज़ लिखिएगा ना, तो वहाँ पे लिखने के लिए ऐसे बल लगाना पड़ेगा। मोहन, तो हो सकता है कि मोहन मोहनी लिखा जाए, है ना, क्योंकि बढ़िया से लिखाएगा नहीं, या कुछ भी लिखा सकता है। तो राइटिंग एंड वाइट बोर्ड एक ये हो गया। अब चलिए इसका डिसएडवांटेज जानते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डिसएडवांटेज के कारण ही इसको इविल कहा जाता है, और एडवांटेज के कारण क्या कहा जाता है, नेसेसरी। तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूसेस, ये कम कर देता है, क्या कम करता है,
इफिशियंसी, है ना, ऑफ मशीन, जो मशीन काम कर रहा है उस मशीन के इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है, जितना उसको करना होता है। क्या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या आपके पिताजी चलाते होंगे तो उसकी सर्विसिंग होती है, आपने देखा होगा। और सर्विसिंग होने से क्या होता है ये बताइए। सर्विसिंग होने से एक लाभ होता है। सर्विसिंग होने से क्या लाभ होता है ये बताइए। सर्विसिंग होने से ये लाभ होता है कि गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है। माइलेज का मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो 20 किलोमीटर यात्रा करती थी तो अब 25 करेगी, 5 किलोमीटर बढ़ गया। रीज़न क्या कि वो जो फ्रिक्शन लग रहा था उसके अंदर बहुत दिनों से चलने के कारण, वो फ्रिक्शन को, है ना, लुब्रिकेंट्स का यूज करके, है ना, या उसको ठीक करके, वो जो पार्ट जो ख़राब हो गया है, मैकेनिकल पार्ट, उसको ठीक करके उसके माइलेज को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो किसी भी मशीन के साथ हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया मोटरसाइकिल का, बातें समझ में आ गई। और दूसरा जो है वो ये है कि फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट इन मशीन, ठीक है ना। कोई भी मशीन है उसके अंदर जो भी मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो भी मूविंग पार्ट होगा उस मूविंग पार्ट में, है ना, टूट फूट हो जाती है और फिर उसको बदलना पड़ता है। तो इससे नुकसान है ना, क्योंकि पैसा लगता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, है ना, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार का, जब मूविंग पार्ट आपस में रगड़ते हैं ना तो वहाँ पे हीट पैदा होता है। हीट पैदा होने से, है ना, कुछ मात्रा में वो जो पार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वो या तो टूट जाता है ना, या घिसते घिसते पतला हो जाता है। जो छोटे छोटे घिसते घिसते क्या होता है ना कि उस आयरन का छोटा छोटा जो कण होता है वो नीचे गिरते जाता है और वो पतला हो जाता है। आपने देखा ना कल में आपने देखा है बीच में लगाया जाता है ऐसा, और ऐसे ऐसे चलाते हैं तो वो पतला हो जाता है। कभी कभी तो इतना पतला हो जाता है कि कभी कभी टूट जाता है वो, अगर नहीं देखते हैं ध्यान से तो। क्यों होता है? बिकॉज फ्रिक्शन ने उसको पतला कर दिया है, वियर एंड टियर कर दिया है। समझ में आया? तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि वाई एक फ्रिक्शन कॉज्ड कंसीडर्ड नेसेसरी इविल। तो पहले एडवांटेज लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेज, और फिर लिखेंगे इट हैज सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू, सो दिस इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। बोलो हाँ या ना। फिर सवाल आपसे किया जाएगा अगला कि आप बताओ कि कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, फ्रिक्शन को आप बढ़ा सकते हो, वो कौन सा तरीका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। वो कौन कौन सा तरीका है जिसके द्वारा आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, आप बता सकते हो आप खुद से भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मेकिंग द सरफेस रफ। कोई भी सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर स्मूथ है तो उसको हम क्या कर देंगे, रफ बना देंगे, तो अपने आप फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। आपने शूज़ देखा होगा, शूज़ के नीचे जो होता है वो आपने देखा होगा, है ना, लाइनिंग रहती है, वो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज, बिकॉज वो रफ और बन गया। फुटबॉलर जो होते हैं उनके अंदर तो नेल्स लगाए हुए रहते हैं, छोटे छोटे कांटी टाइप, है ना, वो पकड़ बनाता है ग्राउंड से, तो वहाँ पर वो फ्रिक्शन वो ज़्यादा करता है। तो आप बोले फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? तो ज़्यादा चाहिए ना, तभी ना आप कभी भी मुड़ सकते हो। फ्रिक्शन जो है वो मुड़ने में भी सहायता करता है। आप जा रहे हो और आपका शूज़ में नहीं है वैसा फ्रिक्शन, तो आप आसानी से मुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मुड़ने के लिए आपको ज़मीन के साथ एक अटैचमेंट चाहिए, वहाँ पर रुकावट चाहिए, और वो रुकावट नहीं बन पाएगा अगर आपके सोल्स में वैसा लाइनिंग नहीं रहेगा। तो बाय मेकिंग द सरफेस, क्या बोला मैंने, रफ। ठीक है, कोई दिक्कत? बाय यूजिंग soil इन द हैंड, ये भी है, लेकिन ये अब कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी का यूज हाथ में करते हैं, कहाँ पर, कबड्डी प्लेयर, आपने देखा होगा ऐसे लगा के पूरा, या पहलवान लोग, ताकि यहाँ पे ये जो होता है ना, ये ऑयली हो जाता है किसी रीजन से, ये वाला,
तो आपने देखा होगा ना, ढक्कन खोलने में भी दिक्कत होती है, तो हम लोग कपड़ा का यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन बने। वही बात सॉइल का यूज करके क्या हैंड पे, है ना, हैंड के सरफेस को रफ बना दिया जाता है, रफ बना करके, है ना, फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है ताकि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सके। बातें समझ में आ गई। दूसरा क्या होगा पॉइंट, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम करने का तरीका क्या है? When the surface is polished beyond a certain limit, the friction increases। यही है, देखो, ways to reduce friction by polishing the surface, जो सरफेस आपका है उसको पॉलिश करके, ठीक है। कैसे पॉलिश करके? देखो ध्यान से, मान लो ये हिल्स एंड वैलीज अगर एक सरफेस में है ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो इसको पॉलिश करेंगे तो कैसे होगा? मान लीजिए को प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक से इसको रगड़ना शुरू किया, ऊपर से ऐसे रब करना शुरू किए, तो ये जो हिल्स है ना यहाँ पे बना हुआ, ये पतला हो जाएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये जो ऊंचा है ये भी हो करके पतला इतना हो जाएगा, ये भी ऊंचा है, तो जितना भी ऊंचा वाला पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा फिर बराबर, और ये एक सेम लाइन में आ जाएगा। और जब सेम लाइन में आ जाएगा तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा बताओ? रफ से कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। और जो स्मूथ होता है उस पर फ्रिक्शन क्या लगता है? कम लगता है। तो बाई पॉलिशिंग करने का मतलब कि आपको उस पर पॉलिश वो जूता वाला नहीं करना है, आपको प्लास्टिक से करना है। जूता वाला भी पॉलिशिंग करिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है और किसको पॉलिश करना है। आपने देखा होगा कि जब कोई खेत प्लाउ किया जाता है, जोता जाता है, तो उस खेत में बहुत सारे चट्टान जैसा बन जाता है, मिट्टी का ऐसा कुछ, तो उस पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब उस पर चौकी दिया जाता है, चौकी मतलब उसको प्लेन जब किया जाता है तो क्या होता है बताइए? बहुत ही आसानी हो जाती है, वाटर भी आसानी से फ्लो करना शुरू हो जाता है। बिकॉज क्या, हमने थोड़ा सा हिल्स एंड वैलीज को कम कर दिया है, क्या करके? पॉलिश करके। तो ये है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एक तरीका ये हो गया वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन करने का, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। उसके बाद क्या? बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स। आपने देखा होगा जब मशीन कोई चलता है, आटा पिसाया जाता है या चावल, तो वहाँ पे देखा होगा फीता यूज होता है, तो फीता में ग्रीस लगावल जाता है, देखे होंगे शायद। या जब सर्विसिंग होता है गाड़ी का तो उसमें तेल डाला जाता है अलग से, तो तेल क्या है? लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट क्या करता है? दो सरफेसेस के बीच में, है ना, मार्केटिंग बनाने का काम करता है। ये सरफेस है तो यहाँ पर ये ऑयल आ गया, एक सरफेस आ गया तो जुड़ना ही नहीं देता है ना, आसानी से नीचे वाला सरफेस से। तो वो क्या हो गया? जब जुड़बे नहीं करेगा तो इंटरलॉकिंग नहीं होगा, इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब लुब्रिकेंट के रूप में बहुत सारा चीज़ होता है यूज। लुब्रिकेंट के जगह पे आप ऑयल यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें यूज होती। बातें समझ में आ गई। और क्या किया जा सकता है रिड्यूस करने के लिए? बाय यूजिंग व्हील्स। आप पहिया यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पहिया। पहिया यूज करिएगा तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? रोलिंग। क्लियर हुआ? और रोलिंग सबसे कम होता है। तो आपने देखा होगा साइकिल के बीच में एक बॉल बीयरिंग लगाया रहता है, ये पैंडल रहता है ना, पैंडल में ऐसा नहीं लगा रहता है, यहाँ पे गोली रहता है ऐसा, है ना। तो इससे क्या होता है? ये भी रोलिंग के रूप में आ जाता है, और रोलिंग होने से फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है, आसानी से पैंडल घूमने लगता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। और एक लास्ट में है फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इन फ्लड। FLUID। फ्लड उसे कहते हैं जो फ्लो करता है। फ्लो कौन कौन करता है? एक वाटर और एक क्या हो गया? एयर। तो जब वाटर और एयर में जब फ्रिक्शन लगता है, ध्यान रखिएगा, तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैग। ठीक है ना। और ड्रैग जो होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है, और दूसरा नेचर ऑफ द फ्लड कैसा है। मान लीजिए शेप स्ट्रीमलाइंड है, मतलब या तो चिड़िया के जैसा है या तो मछली के जैसा है, डॉल्फिन जैसा, तो आप पे फ्रिक्शन कम लगेगा, है ना। और दूसरा नेचर ऑफ वाटर या फ्लड पे, माने यदि मान लीजिए कि वो गाढ़ा है, वो वाटर में डेंसिटी ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा मिला हुआ है, तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और जो क्या है, नॉर्मल वाटर है, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगता। क्लियर बात? ठीक है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्रैग। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जहाज़ होते हैं
वो कैसा पनडुब्बी होता है वो कैसा बनता है, मछली या डॉल्फिन के आकार का या शार्क के आकार का। और जो जहाज़ बनता है वो चिड़िया के आकार का है ना, चिड़िया को देख करके, बिकॉज उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट कि ऊपर से मार्स और कौन सा जुपिटर के बीच में बहुत सारे मेटेओर्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, है ना। और जब वो डायरेक्ट आकर के गिरेंगे यहाँ पर तो वो एक बम जैसा होगा, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में आएंगे। तो जहाँ पे गिरेंगे ना उसके आसपास कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर के मतलब दूरी तक, वहाँ तक बहुत हानि मचा देंगे। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में इन करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उसके साथ उनका फ्रिक्शन होता है ना, वो ड्रैग ही होगा एक तरह से, और उस फ्रिक्शन के कारण वो रास्ते में क्या हो जाते हैं, है ना, ब्लास्ट कर जाते हैं, और उससे हमारी जो पृथ्वी है वो क्या हो जाती है, बच जाती है। तो चलिए इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।